So today we have to study a new topic, namely temperature dependence of rate of reaction. टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो हमें स्टडी करनी है किसमें, तो जो रिएक्शन का रेट है और उसका जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वो हमें देखना है। बढ़ता है जब हम टेम्परेचर, कई सारे रिएक्शन ऐसे है कि टेम्परेचर जो है, ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री जितना बढ़ाते हैं, ये खास याद रखिएगा। हर बार ये एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है, बट अप्रोक्स हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इफ इंक्रीजेस द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में 10 डिग्री जितना चेंज करते हो तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो लगभग कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब है अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन कर रहे हो जिसका रेट कांस्टेंट 2 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड है, बराबर है, और 50 डिग्री पर वही रिएक्शन कर रहे हो तो वो लगभग कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻²। अप्रोक्सीमेटली हम ये बात कर रहे हैं, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस what happens, the rate constant of the given reaction is nearly doubled। कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है, ये खास याद रखिए। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली जो बात है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, वो किसने स्टडी की थी, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वान टाफ। आपने ये नाम सुना है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उसमें वान टाफ फैक्टर आया था, बराबर। वही जो वान टाफ था उसने सबसे पहले ये टेम्परेचर की इफेक्ट जो है वो स्टडी की थी। बट एक फिजिकल रिलेशन जो है वो आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया था। तो ये टेम्परेचर की जब जब बात आती है, रेट कांस्टेंट की जब टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस की बात आती है, तो एक इक्वेशन आपको खास याद रखना है। ये इक्वेशन जो है वो इंपेरिकल है, वो याद रखिए। इंपेरिकल मतलब इसके पीछे कोई थियोरिटिकल बेस नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। अप्रोक्स रिलेशन जो है वो दिया गया है, किसने दिया था, आरएनएस ने। उसने एक इक्वेशन ऐसा दिया कि रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल क्या है वो हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। आपको ये पता है कि लोग जो है उसका रेसिप्रोकल आप लेते हो क्या, एंटी लोग। एंटी लोग जो है वो 1/log होता है, ये आपको पता है। वैसे ही नेचुरल लोग जब हम लेते हैं, नेचुरल लोग का मतलब है 2.303 लोग, उसे आप क्या कहते हो, एलएन, याद करिए। तो जैसे लोग का अपोजिट जो है वो एंटी लोग हम लेते हैं, वैसे एलएन का अपोजिट जो है ना वो एक्सपोनेंशियल होता है और उसे ई से डिनोट किया जाता है, बराबर है। तो अगर आप लोग का रिमूवल करना चाहते हो तो आपको उसका एंटी लोग लेना है, और अगर आप एलएन के लिए सेम चीज करना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है माइनस ई ए बाई आर टी। जो पावर है वो हमने कितना दिखाया, माइनस ई ए बाई आर टी। बट ये जो इक्वेशन है जो आर्हेनियस ने दिया उसे कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें जो ए है इट इज आर्हेनियस फैक्टर। आगे हम एक थियरी पढ़ेंगे, कोलिजन थियरी, बराबर है। ये आर्हेनियस फैक्टर जो है उसे कई बार फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। क्यों, वो थियरी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऐसा नाम क्यों दिया है। बट ए इज इक्वल टू क्या है, देन यू शुड रिमेंबर दैट ए इज इक्वल टू आरएनएस फैक्टर। ए जो है वो आरएनएस फैक्टर है, और ये कांस्टेंट जो है आरएनएस कांस्टेंट या आरएनएस फैक्टर, वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर होता है। अलग अलग रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। आर जो है वो आपको पता है, कैपिटल आर हम 11th में पढ़े, व्हाट इज दैट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज। व्हाट इज ई ए, ई ए मींस एक्टिवेशन एनर्जी।
What is activation energy? If anyone asks you, then what should we give the answer? Activation energy means the minimum amount of energy required to initiate the chemical reaction. Chemical reaction होने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, मिनिमम उतनी एनर्जी तो आपको प्रोवाइड करनी ही चाहिए, तो वो केमिकल रिएक्शन शुरू होगा या होगा। तो वो एनर्जी जो है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे हम डिनोट करेंगे ई ए से, ये याद रखिए। तो के मतलब रेट कांस्टेंट, ए मतलब आरएनएस फैक्टर, ई एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई ए में जो ई ए है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है वो गेट्स कांस्टेंट, और टी जो है वो है टेम्परेचर इन केल्विन। आप जो टेम्परेचर पर प्रैक्टिकल कर रहे हो वो केल्विन में आपको लिखना है, बराबर। तो ये केल्विन टेम्परेचर है, ये याद रखिए, टी मतलब, बराबर। तो इतनी चीजें जो है वो फॉर्मूला में आपको दी गई है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जनरली जूल पर मोल में मेजर होती है, बराबर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, ऐसे सम भी आएंगे, डेटा आपको दिया गया होगा। तो जूल पर मोल में आपको अगर कुछ कहा ना गया हो तो जूल पर मोल में आपको जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो मेजर करनी है। ये फॉर्मूला इंपेरिकल है, मैंने जैसे कहा पहले, इंपेरिकल मतलब अप्रोक्स रिलेशन है, तो इसका कोई थियोरिटिकल डेरिवेशन आपको नहीं दिया गया। हाँ, इसके यूज से आप रिलेशन ढूंढ सकते हो कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस किए जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी आप ढूंढ सकते हो, ए की वैल्यू आप ढूंढ सकते हो। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका यूज करके हम पढ़ेंगे। बट इसके पीछे की थियरी पहले हमें पढ़नी है। हमने पहले ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, हमने मतलब आरएनएस ने, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज आप कितना करते हो? बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस जितना चेंज करते हो तो लगभग रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्यों भाई? तो उसके पीछे एक थियरी पूरी दी गई है, और वो थियरी में आपको एक चीज कंसिडर करनी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हमारे लिए शायद नया वर्ड है ये, कौन सा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इट इज ट्रांजिशन स्टेट, बट हम उसे नाम देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट ऐसा नाम देंगे, बराबर है। कौन से एग्जांपल से उसने ये समझाया था कि मान लीजिए आपने एक रिएक्शन लिया है, H2 प्लस I2 दोनों गैस है, और आपको मिलता है 2HI, ये हम सबको पता है, बराबर है। ये सेम एग्जांपल ही हम लेते जो उसने हमें समझाया था। होता क्या है रिएक्शन में कि ये हम H2 जो लिखते हैं वो एक्चुअली में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, H के साथ एक H सिंगल बॉन्ड से, I के साथ एक I सिंगल बॉन्ड से। वर्टिकली मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमें अच्छी तरीके से लिखने में आसानी हो। अब होता क्या, अब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जब सप्लाई करते हो उसे, आरएनएस ऐसा कहता है कि ये रिएक्शन को अकर होने में, कंप्लीट होने में, जब मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे तो ही तो होगा। मतलब कि ये दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड और दो आयोडीन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़ेंगे, और तो दो मोल किसके बनेंगे? HI के बनेंगे। बट ये बहुत कम टाइम में होता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड क्या होता है? तो उसने एक ऐसी थियरी हमें दी कि भाई एक्चुअली में तो ये दोनों बॉन्ड ही है, वो इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है। अब होगा क्या कि व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन मे माइग्रेट्स फ्रॉम दैट ऑर्बिटल टू दैट ऑर्बिटल, इट मे शिफ्ट टुवर्ड्स बिटवीन H एंड I। बट ये इतनी स्पीड से होता है कि इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है, और इतनी स्पीडली घूमते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है। वो एनर्जी पर एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है, वहां पर अब आप डिसाइड नहीं कर सकते बॉन्ड जो है वो H और I के बीच में है, H और H के बीच में है, या I और I के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व होते रहते हैं, बराबर है। इलेक्ट्रॉन कभी H और I के बीच में होते हैं, कभी I और I के बीच में होते हैं, कभी H और H के बीच में होते हैं। बट अब यहां से दो चीजें पॉसिबल है कि बाद में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ उसके बाद में, या तो वो फिर से रिएक्टेंट बन जाए, मतलब H और H के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, और I और I के बीच में तो वापस
जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। या तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, एच और आई के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन सेटल हो, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। तो एक मोल एच आई यहां पर बनेगा और दूसरा मोल एच आई कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कहा जाता है कि हर बार प्रोडक्ट जो है वो 100% नहीं मिलते, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट पड़ा रहता है। क्यों, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उसमें से दोनों तरफ रिएक्शन पॉसिबल है, फिर से जो है वही चीज भी बन सकती है और प्रोडक्ट भी बन सकती है। हाँ, कभी प्रोडक्ट ज्यादा भी होती है, रिएक्टेंट कम होता है, कई बार प्रोडक्ट कम होती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप के रिएक्टेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। बट यहां पर हमने कहा कि वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म, जैसे हमने आगे कहा, टू फॉर्म दैट इंटरमीडिएट इज नोन एज और इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसे हम क्या नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और वो जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उसे हम क्या नाम देंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसा आगे हमने कहा। बराबर है। होता एक्चुअली में क्या है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके बताना चाहो कौन सी चीज के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और रिएक्शन की प्रोग्रेस जो है, जिसे कई बार रिएक्शन प्रोग्रेस या कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए कि आपने जो रिएक्टेंट लिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी समथिंग इतनी है, और प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए कम है तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि सीधा यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी जो है वो लिबरेट हो जाएगी और कम एनर्जी वाली प्रोडक्ट बनेगी ना। फॉर द occurrence of chemical reaction some amount of minimum energy is required and after then that it forms may the given product or reactant, but that much energy which is required for the occurrence of chemical reactions is known as what we have said earlier। ये एनर्जी को क्या नाम देंगे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। that much energy is known as activation energy which is required to form the activated complex। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी है, जिसमें से वापस रिएक्टेंट भी बन जाता है मे बी, और इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। अब यहां पर ये जो गैप है कि भाई ये रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी उसकी रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, अगर आप ग्राफिकली देखो तो ये दोनों को कंपेयर करो तो ये जो एनर्जी का गैप यहां पर क्रिएट हुआ, डेल्टा एच जो क्रिएट हुआ वो क्या शो करता है। अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि रिएक्टेंट आपने लिया उसकी एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब ये एनर्जी का क्या हुआ होगा, एटमॉस्फेयर में ये लॉस हुई होगी या एटमॉस्फेयर में से गेन हुई होगी। एटमॉस्फेयर मतलब हम कहेंगे सराउंडिंग, क्या हुआ होगा आप मुझे बताइए। रिएक्टेंट हमने लिए वो लूज करेगा एनर्जी या गेन करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये ग्राफ के हिसाब से क्या होगा। शुरुआत में एनर्जी ज्यादा है ग्राफिकली देखो तो, लास्ट में कम हो रही है, तो उतनी एनर्जी क्या हुई होगी, लूज हुई होगी ना, दैट मच। हाँ मतलब लिबरेट हुई होगी, इतनी एनर्जी लॉस्ट हुई होगी किसके द्वारा, रिएक्टेंट्स के द्वारा। तो रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी लूज करता है और प्रोडक्ट में क्या होता है, हाँ उसे वहां तक पहुंचने के लिए पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से गुजरना पड़ता है कन्वर्ट होकर। बट ओवरऑल नेट चेंज आप देखो तो डेल्टा एच जो है मतलब एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई, और एनर्जी लिबरेट होती है तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या करते हो, कहते हो एक्सोथर्मिक कहते हो या एंडोथर्मिक कहते हो, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट जो है वो लिबरेट होती है। बट ऐसा ही एक और ग्राफ आप ड्रॉ करो जिसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनती हो, अब आपके समझ में इजीली आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। इसमें क्या हो रहा है देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो जितनी है उसे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है।
तो ये जो डेल्टा एच है, ये जो एनर्जी गैप है, वो कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी गेन करनी पड़ी होगी या लिबरेट करनी पड़ी होगी? तो वहां गेन। पर, हाँ सही है, गेन करनी होगी। तो अगर रिएक्शन को एनर्जी चाहिए या हीट चाहिए, तो ऐसे रिएक्शंस जनरली क्या होते हैं भाई? एंडोथर्म। बराबर है। तो ऐसे केस में जिसमें प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो ऐसे रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। और जिसमें कम है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, वो जनरली क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो रिएक्शंस है वो आपको यहाँ पर आप एग्जांपल लेकर बता सकते हो। बट हमने कहा जनरली हमें स्टडी करना है एंडोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर देने से रिएक्शन आगे बढ़ता है, स्पीड जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, हमें ये बताना है। और एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फंडा जो है वो दिमाग में रखना है। बराबर है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात तो हमने की। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? इज वी प्रोवाइड द हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वन एट दैट टाइम, व्हाट हैपन देन वी कैन से दैट ऑल द मोलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन दिया है उसमें क्या होता है, डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक बीकर लिया है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे रिएक्शन मिक्सर सॉल्यूशन के, सारे पार्टिकल की एनर्जी क्या सेम होगी? सब सेम स्पीड से भागा भागी कर रहे होंगे? तो ना, they do not have a same kinetic energy, सभी की एनर्जी अलग अलग होगी। एंड इफ यू प्रोवाइड द टेम्परेचर टू दैट सॉल्यूशन, देन some molecules feels the higher excitation in its energy, while some feels lower increment in their kinetic energy। कोई कोई मोलिक्यूल ऐसे होंगे जिसका जो काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। कोई कोई मोलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जिसका जो लेवल है वो क्या होगा? थोड़ा ही इंक्रीज हुआ होगा। तो हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरे का नाम था बोल्ट्जमान। वो दोनों ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ प्रिपेयर किया जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व कहा जाता है। बी रिमेंबर, ये जो कर्वेचर हम अभी सीख रहे हैं वो क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व इसे कहा जाता है। उसने क्या किया, एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए। ये एनटी क्या है? तो टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन केमिकल मिक्सचर, टोटल मॉलिक्यूल्स है। एन ई क्या है? एन ई मतलब जो मॉलिक्यूल की एनर्जी ई है, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स यहां पर लिए जाते हैं। टोटल में से सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाता है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ली जाती है। सो इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि टोटल में से इतने, तो आप फ्रैक्शन दिखा रहे हो, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, जीरो है काइनेटिक एनर्जी, वैसे मॉलिक्यूल है ही नहीं। बाद में जिसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, वैसे टोटल में से थोड़े मॉलिक्यूल है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वैसे मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा है। तो आप ग्राफ प्रिपेयर करो ना कि कितने मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी के लेवल वाले हैं, तो आप यहाँ पर एक ग्राफ आपको मिलेगा, पर्टिकुलर ग्राफ मिलेगा, जो पहले इंक्रीज होगा बाद में क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल में से मैक्सिमम इतने हमने जैसा कहा कि भाई टोटल मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिसकी एनर्जी पूरे मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा है। तो ऐसा जो पीक है जो मैक्सिमम एनर्जी शो करता है टोटल मॉलिक्यूल्स में से, वैसी काइनेटिक एनर्जी को, वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। इट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, बी रिमेंबर। बराबर। हम देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो मोस्ट प्रोबेबल वाली है, वो दोनों का मतलब अलग होता है, खास याद रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी शोन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल आउट ऑफ
total number of molecules. That amount of energy is known as most probable kinetic energy. While what is activation energy? It is the minimum energy required to initiate the chemical reaction. बराबर है, दोनों अलग है। तो ये मत मान लेना कि ये लाइन जो हमने खींची है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ना, इट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब दिए गए टोटल मोलिक्यूल्स में से ज्यादातर मोलिक्यूल्स जो एनर्जी शो करते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसे हम नाम देंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बराबर है। वाइल एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट with respect to most probable kinetic energy because it is the minimum amount of energy required to initiate the given chemical reaction। बराबर है। अब इस ग्राफ के ऊपर से हम एक और कर्वेचर प्रिपेयर करेंगे जो एक टी टेम्परेचर पर होगा और एक T+10 डिग्री सेल्सियस पर होगा। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ही ले लिया है और काइनेटिक एनर्जी ही लिया है, और हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, मान लीजिए वो टी टेम्परेचर पर था, सेम ग्राफ आप ड्रॉ कर दो, वो टी टेम्परेचर पर था, ऐसा समझ लीजिए आप ये ग्राफ। अब हम यही एक्सपेरिमेंट को 10 डिग्री हायर जो है टेम्परेचर पर अगर मेजर करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बराबर है। ये जो है वो नीचे जाएगा, थोड़ा इस तरीके से आगे बढ़ेगा और कोई एक जगह से कट होगा। वो जो जगह पर कट हुआ है उसका मतलब क्या है, वहां से मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो बड़ी है, उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो बड़ी है। और जो जगह पर एक्टिवेशन ऐसा नहीं कट हुआ है वहां एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उसके आगे भी आ सकती है, उसके पीछे भी आ सकती है। बट हर बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करते हो ज्यादा, T+10, और ये ब्लू लाइन जी तो वो पुराना वाला कर्व था, टी टेम्परेचर पर आपने मेजर किया था वो, तो ये जो इतना एरिया है, इतने मोलिक्यूल्स जो है उसकी एनर्जी बड़ी है। और कौन सी कैटेगरी में आई है, एक्टिवेशन एनर्जी, और उससे ज्यादा एनर्जी वाली कैटेगरी में आई है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाला जो एरिया है वो भी बढ़ा। पहले इतना एरिया ही था, इतने मोलिक्यूल्स ही थे जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी गेन करते थे। नाउ वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, देन एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये इतना एरिया जो है बढ़ गया, और अगर प्रैक्टिकली मेजर किया जाए तो हर बार ये दिखता है कि लगभग एरिया जो पुराने वाले कर्व में था उसे T+10 डिग्री पर अगर मेजर किया जाए देन इट अप्रोक्सीमेटली डबल्स। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर 10 डिग्री जितना बढ़ता है तो लगभग लगभग के की वैल्यू कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, जैसा हमने आगे कहा था। बराबर है। अब थोड़े इक्वेशन उसके ऊपर से हम डिराइव करते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम में आएंगे। जनरली थियरी नहीं पूछी जाती है, याद रखना। थियरी हमें समझने के लिए कि वाई रिएक्शन रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, और क्यों बढ़ता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है। बराबर है। वो सिर्फ समझने वाली बात है, पूरी थियरी कभी लिखनी नहीं पड़ेगी आपको, उसके ऊपर बेस्ड सम पूछे जाएंगे और उसके लिए हम थोड़े इक्वेशन डिराइव करेंगे। As we have discussed earlier, the Arrhenius equation is K is equal to A into exponential minus EA by RT, which is fixed है। बराबर है। बट अगर आप उसे ln अप्लाई करते हो दोनों तरफ, ln क्यों, जनरली हम रिएक्शन में लोग अप्लाई करते हैं ln क्यों, ln इसलिए कि यहां पर एक्सपोनेंशियल दिया है, लोग और एंटी लोग का जो पेयर है उसी तरीके से ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बाय अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड व्हाट हैपन, ln k इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये दोनों चीज एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, तो लोग या ln अप्लाई करते हो तो दोनों के बीच में कौन सी साइन आती है, जरा याद करोगे। प्लस। हाँ, प्लस आती है। बराबर है। तो आप लोग या ln अप्लाई करते हो, तो हमने ln अप्लाई किया तो हो जाएगा ln a प्लस ln एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती है तो ln अप्लाई करने से वो दोनों का सम होता है, ये याद रखना है।
So we can write that ln k is equal to ln a. अब यहां पर देखो ln और e ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो ln और e क्या हो जाएंगे, कट। तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ई ए बाई आर टी। जैसे लोग इंटू एन टी लोग करते हो ना, तो वो दोनों कट सेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही एल एन और एक्सपोनेंशियल भी कट सेट हो जाएंगे। और ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस ई ए बाई आर टी आगे आता है। आपको याद होना चाहिए कि लोग हो ना या एल एन हो, तो जो पावर है वो कहां पर लिया जाता है, आगे। तो माइनस ई ए बाई आर टी अगर आप आगे शिफ्ट करते हो, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और एल एन इंटू ई दोनों कट होकर वन हो जाएंगे, तो वन इंटू ये जो वैल्यू है तो वो वैल्यू ही रहेगी। अब ये इक्वेशन को आप कोई एक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो। इसे रीअरेंज करो तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर इंटू वन बाई टी। मैंने इसे इसलिए इस तरीके से लिखा कि एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्शन के लिए फिक्स रहती है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, वो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आर भी गैस कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मैंने अलग लिखा। टेम्परेचर वेराई होता है, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, तो वन बाई टी वेरिएबल अलग लिखा। विथ विच इक्वेशन वी कैन कंपेयर द गिवन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप c प्लस एम एक्स लिखो या एम एक्स प्लस सी लिखो, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। और ये कौन सा इक्वेशन है याद करो, आगे भी हमने एक दो बार इसका यूज किया है। इट इज, हाँ। तो अगर आप कोई इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो, तो आपको वेरिएबल दो मिलेंगे, एक्स और वाई, और वो ग्राफ जो है वो ऑलवेज कैसा होगा, लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा। और कौन सी चीजों का आपको ग्राफ में यूज करना है, कौन से दो वेरिएबल, वो आपको पता चलेगा। वाई किसके साथ कंपेयर किया, तो आपने एल एन के साथ, तो वाई के ऊपर एल एन के लेना है आपको। एक्स आपने किसके साथ कंपेयर किया, तो वन अपॉन टी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहां पर आपको एक्स के ऊपर क्या लेना है, वन बाई टी। और टेम्परेचर के साथ जो है वो टेम्परेचर का रेसिप्रोकल आपने लिया है, तो के जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, मिलेगा लीनियर है, बट ऐसा होगा पहले मैक्सिमम वैल्यू, बाद में धीरे 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 क्या होगा, एल एन के जो है वो कम होता चला जाएगा। बट स्लोप कितना मिलेगा, तो स्लोप ऑलवेज एम जितना मिलता है, वी रिमेंबर। और एम क्या है यहाँ पर, माइनस ई ए बाई आर है। तो ये जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप कितना होगा, माइनस ई ए बाई आर जितना होगा। क्लियर। और ये जो इंटरसेप्ट आपको मिला वो कितना मिलेगा, तो सी जितना, लीनियर इक्वेशन में सी जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू देता है, तो एल एन ए आपको मिल जाएगा। और एल एन ए मिल जाता है तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, मतलब कि एक्सपोनेंट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आर्हेनियस फैक्टर आप वो जो दिया गया केमिकल रिएक्शन है उसके लिए क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एल एन ए मिलेगा तो ए मिल जाएगा, आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके ऊपर से एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, बराबर है। तो आप ये दोनों चीजें ग्राफिकली भी प्रैक्टिकली भी क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। और थियोरिटिकली एक ऐसा इक्वेशन हमें डिराइव करना है कि भाई बिफोर चेंजिंग टेम्परेचर एंड आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर जो रेशियो है रेट कांस्टेंट का वो कितना मिलता है। तो ये रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, इसके बीच में एक रिलेशन जो है वो आर्हेनियस ने दिया था कि भाई ये जो इक्वेशन हमने लिया, एल एन के इज इक्वल टू समथिंग समथिंग जो भी है, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी हम कह सकते हैं। तो वो दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप लो, तो हम पहले टेम्परेचर को T1 अगर कहते हैं, एट T1 टेम्परेचर, हम ये इक्वेशन वन को कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल एन के वन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है, इज इक्वल टू एल एन ए। अब देखो यहाँ पर ए वन इसलिए नहीं कहना है कि ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, देन इट विल बी एल एन ए, वो इस तरीके से ही रहेगा, माइनस ई ए बाय आर टी वन। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी और आर भी कांस्टेंट रहेंगे, हमने कहा है पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर तो चेंज हुआ, तो T1 टेम्परेचर पर आप ले रहे हो, मतलब
T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है उसे आप K1 कहोगे। इसे आपने अगर 1 कहा था तो इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री और एनीथिंग एल्स, 10 डिग्री ही चेंज करना ऐसा नहीं, आप 15 डिग्री भी कर सकते हो, 20 भी, बट चेंज हो गया टेम्परेचर, बाद में वो टेम्परेचर को क्या कहोगे, एट टेम्परेचर T2। तब इक्वेशन क्या मिलेगा, एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर T2। इसे नंबर दे दो 3। अब ये दोनों में चेंज कितना आया वो अगर आपको देखना है, डिफरेंस कितना आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बराबर है, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को हम जनरली माइनस करते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगा, राइट में से राइट माइनस होगा। तो लिखना है बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, then what we will get, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, ln a माइनस ई ए बाई आर T2। अब यहां पर ध्यान रखना है, आप माइनस कर रहे हो तो ये दोनों की साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। माइनस ln a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए बाई आर T1। क्लियर, ln a तो क्या हो जाएगा भाई, कट। ln k2 माइनस ln k1 को मैं क्या लिख सकता हूं, लोग वाले रूल अगर अप्लाई करते हैं हम, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ln k2 बाई K1, क्योंकि log x माइनस log y इज इक्वल टू क्या होता है, log x अपॉन वाई। वैसे ही ln x अपॉन वाई मतलब ln k2 बाई क्या लेंगे, K1 इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं, ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2। ई ए बाई आर तो कॉमन निकल सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो ई ए बाई आर को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा भाई, यहां पर 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये एल एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2.303 log k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर, और यहां पर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। और 2.303 को मैं सामने जाने दूं तो एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा मुझे, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू ये अपॉन ये 2.303 वहां पर आएगा, 2.303 आर T2 माइनस T1, और यहां पर क्या आएगा, T1 इंटू T2। ये इक्वेशन आपको खास याद रखना है, जिसके ऊपर से हमें सम्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बराबर है, आपको वैल्यू दी गई होगी कि इतने टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना है, और हम टेम्परेचर अगर इतना बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट इतना होता है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढिए, तो आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपके पास K1 K2 की वैल्यू होगी, T1 T2 की वैल्यू होगी, आर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी हमें दी गई होगी, आर और 2.303 सब कुछ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बराबर है, या तो उल्टा पूछा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है और कोई एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, तो दूसरे कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट है वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर, तो ये जो चीज है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो हम रेट कांस्टेंट पर और रिएक्शन के रेट पर जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सम जो है वो ज्यादातर 2 या 3 बार जो है वो पूछा गया था और समझने लायक सम है। फर्स्ट ऑर्डर के जो केमिकल रिएक्शन है उसके रिलेटेड सम है, और उसके जो इक्वेशंस है वो आपको याद होनी चाहिए, तो आप सोल्व कर सकते हो। सम कुछ ऐसा है कि 90% केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए, केमिकल रिएक्शन आपको एक दिया गया है, वो जहां से शुरू होता है वहां से 90% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है, और 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तब का जो टाइम है,
ये 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इट टेक्स डबल टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन बाय 90% रिएक्शन। मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए अगर टाइम x आवर्स लगा है तो 99 कंप्लीट करने के लिए 2x लगेगा। ऐसा आपको प्रूव करना है, मतलब डबल टाइम लगता है 99% कंप्लीट होने में विथ रिस्पेक्ट टू 90%। ऐसा कैसे प्रूव करें? देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने क्लियरली आपको कहा ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई वैल्यू आपको नहीं दी है, सिर्फ ये कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया गया है तो 90% उसे कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम किसका लगेगा, टोटल 99% कंप्लीट होता है। तब ये कैसे प्रूव करना है? तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और वो क्या है? तो आप लिखते थे के इज इक्वल टू 1/t ln, क्या लिखा था? R0/R, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आप क्या लिखते हो? फाइनल। याद करो, बराबर है। ऐसा एक रिएक्शन हमने आगे पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इंटीग्रेटेड रेट लो आपने लिया तब ये डिराइव किया था, या एल एन के बदले आप क्या लिख सकते हो? के इज इक्वल टू 2.303/t log R0/R। याद करिए, क्लियर? बट यहां पर आप टाइम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हो। देखिए, तो टी जो है उसे मेन बनाओगे तो क्या लिखोगे आप? टी इज इक्वल टू 2.303/k log R0/R। अब यही फॉर्मूला के ऊपर से आपको दो इक्वेशन डिराइव करना है। अब देखो, के की वैल्यू सेम होगी क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात हो रही है, रेट कांस्टेंट फिक्स होगा, बराबर। हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, टाइम कितना लग रहा है सिर्फ वही देख रहे हैं, तो एक फिक्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। बट टाइम जो है वो दो है, एक 90% के लिए, एक 99% के लिए। हम पहले 90% के लिए देखते हैं, बाद में 99% के लिए देखते हैं। बट किस तरीके से, वो ध्यान देना। तो टी 90% के लिए क्या होगा? तब लिखोगे 2.303/k लोग। अब आप देखिए, इन परसेंटेज है ना, वो 100 में होते, वो याद रखना है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने अगर 100 लिया है, ग्राम या ml या कुछ भी, बट 100 है, तो फाइनल कितना होगा ये कोई कहेगा मुझे? 90% रिएक्शन खत्म हो चुका है। इनिशियल अगर 100 होगा तो फाइनल कितना होगा? 90% खत्म हो चुका है, थोड़ा ध्यान देना। 100 ग्राम या 100 ml हमने लिया था क्योंकि परसेंटेज 100 में होते हैं तो हम 100 लेते हैं। तो रिमेनिंग फाइनल का मतलब है लास्ट वाला कंसेंट्रेशन कितना होगा? 90% तो खत्म हो गया, 100 में से 90 माइनस होगा तो कितना होगा? टोटल में से 90 खत्म हो गया, तो अब क्या बचेगा? 2.303/k लोग 100/10, मतलब 2.303/k log 10। log 10 इज इक्वल टू, तो क्या होता है भाई? 1। तो ये रहेगा 2.303/k। वैसे दूसरा आप एक ले लीजिए, टी 99% के लिए 2.303/k लोग 100/, अब कितना रिमेनिंग रहेगा आप जरा ध्यान दीजिए। 100 माइनस 1। 90, हाँ 1 रहेगा क्योंकि अब 99 खत्म हो गए, तो 100 में से 99 कम कर देना है। तो 2.303/k लोग 100/1, 100/1 को तो मैं 100 ही लिखूंगा, बट 100 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, 2.303/k लोग 10⁻²। और 10⁻² है तो 2 कहां पर आएगा? आगे हमें लेना पड़ेगा। तो 2.303/k इंटू 2। अब log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2.303/k इंटू 2। तो आप देखिए जरा, 99% के लिए जो टाइम है वो टी 90 से डबल आया कि नहीं? आप देखो, यहाँ पर सिर्फ 2.303k था, यहाँ पर 2.303/k इंटू क्या आया? 2। तो आपको लास्ट में प्रूव करने के लिए रेशियो लेना है कि T99/T90 इज इक्वल टू 2.303/k इंटू 2 अपॉन 2.303/k। तो ये पूरा वैल्यू कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा?
2/1, मतलब ये रेशियो कितना होगा, 2:1।